है। मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, पॉलिटी, संविधान, राज व्यवस्था, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं उसका ये महत्वपूर्ण भाग होता है। चाहे आप यूपीएससी में बैठे, चाहे स्टेट पीएससी में बैठे, रेलवे में बैठे, एसएससी, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। और पॉलिटी एक ऐसा विषय भी है जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट भी होता है काफ़ी अधिक उसमें, बहुत ज़्यादा वो उसको गहन अध्ययन भी करना चाहता है। और इसी में उठते हैं कि जिनके आंसर भी आप खोजना चाहते हो, जिनके प्रॉपर आंसर आप चाहते हो कि मुझे मिल जाए। तो उसी का एक प्रयास है कि बिल्कुल सरल शब्दों में, बिल्कुल सहज शब्दों में मैं आपको ये पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो कवर कराऊँ। मेजर जो फोकस रहता है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को लेकर है, लेकिन यहाँ आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो उसमें भी ये कवर होगा। बेटर वे क्या रहता है कि आप एक पेन और एक कॉपी ज़रूर ले लें, नोटबुक ले लें, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको साथ साथ नोट करते चलें, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इफेक्ट। पूरी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर ही दिखाई देगा, जिससे आसानी रहेगी आपको चीज़ों को समझने में। मैं बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करूँगा, भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए, है ना? तो हमारा जो सिलेबस है, आप कोई भी एग्ज़ाम उसमें का देख लेते हैं तो इसमें एक तो प्रश्न आते हैं संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक? एक। दूसरा क्या रहता है कि संविधान के अलावा दूसरी आती है जिसे कहते हैं गवर्नेंस, यानी कि अ, प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो सिर्फ संविधान नहीं बल्कि संविधान के साथ साथ क्या रहेगा, गवर्नेंस जो है उससे जुड़े हुए भी प्रश्न आएंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। अब प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, मैं प्रीलिम्स यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है उसको लेकर के बता रहा हूँ आपको। प्रश्नों की संख्या हमें देखने को मिलती है कि 3 से 4 प्रश्न से लेकर के 12 तक के प्रश्न आ जाते हैं। अभी एमपीपीएससी में तो एक यूनिट दे रखी है, तो उसमें से 10 प्रश्न आना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, उस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को हम पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम संविधान को पढ़ेंगे, है ना? तो भारतीय, आप लिखते जाएं, समझते जाएं, जहां भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक फिर से बता दो या नहीं समझ में आ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, या इसको हम कहेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्रात्मक है, डेमोक्रेटिक है ना? अभी हम सुनते हैं ना, कई सारे अरे गहरे नत्थु गहरे नेता जो हैं वो लोकतंत्र लोकतंत्र बचाओ ये सब बातें करते हैं। तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है ये लोकतंत्रात्मक है, और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के यहाँ पर हैं 3 पिलर, है ना, जिन पर ये लोकतंत्र हमारा टिका हुआ है। अब आप में से अधिकांश 3 पिलर क्या बताएंगे? वो बताएंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना? लेकिन मैं यहाँ 3 पिलर जो है इससे हट करके बताऊंगा आपको। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को मैं 3 पिलर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ 3 पिलर जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है, पहला आता है वो पिलर क्या है? संविधान, भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पिलर। दूसरा पिलर क्या आता है? तो दूसरा पिलर आता है कि आखिर ये सब व्यवस्थाएं हैं किसके लिए? नागरिक, सिटीजन। और तीसरा पिलर क्या आता है? तीसरा पिलर आता है, इसे कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। अकेला संविधान कुछ नहीं कर सकता, नागरिकों के हित में काम ना करे, और फिर ऐसी ही सरकार होना चाहिए। तो ये हैं 3 स्तंभ जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का आधार है। ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो संविधान है, ठीक है, तो संविधान के हिसाब से यानी संविधान के अनुरूप बनेगी क्या? सरकार। यानी जैसी व्यवस्था संविधान में की गई है वैसी सरकार बनेगी। और ये सरकार बनाएगा कौन, कैसे? तो आप सब जानते हैं, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। उस निर्वाचन की व्यवस्था के हिसाब से जो चुनाव संपन्न होते हैं तब जा करके हमारी क्या बनती है? सरकार बन जाती है। करेक्ट, यही बात है ना? ठीक। एक दूसरी बात क्या आती है कि संविधान जो है, हमारा जो संविधान जो मैं यहाँ पर 3 पिलर बता रहा हूँ, नागरिकों के लिए क्या करता है?
सिटीजन्स के लिए क्या कर, तो नागरिकों को देता है ये अधिकार। और अधिकार ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन से अधिकारों की बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान के अनुरूप ही तो हमें मिलते हैं ना। और यही संविधान जब ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सरकार चुन करके आती है, तो इस सरकार को क्या देती है? यहाँ पर आता है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपीज। नागरिकों के लिए संविधान में ये भी तो लिखा है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये सब तीनों क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। यानी नागरिक क्या करते हैं कि बाया इलेक्शन कमीशन सरकार को फॉर्म करते हैं। संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है, उनको अधिकार देता है। करेक्ट? ये सब बातें आती है ना। यानी इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, है ना, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, एक तरफ नागरिकों को, यानी हमारे हम जो सिटीजन्स हैं, इनको क्या देता है? फंडामेंटल राइट देता है, मौलिक अधिकार देता है, और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। नागरिकों को भी तो कुछ मिल देना चाहिए ना बदले में। तो वो आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी नागरिक क्या करेंगे? अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हमारी मजबूत होगी, या हम बोल पाएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो बहुत, हम एक तरफा यानी अधूरा काम करते हैं। फंडामेंटल राइट के लिए तो हम संघर्ष करते हैं, फंडामेंटल राइट के लिए तो हम हर आंदोलन चलाते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं ये जानना भी नहीं चाहते और उनका पालन भी, है ना। दूसरी बात आती है कि जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, अब नागरिक और सरकार का संबंध कैसे बनता है ये भी देख लें। तो वो इलेक्शन कमीशन निर्वाचन करवाएगा, चाहे राज्य सरकार हो या लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें नगर निगम पंचायतें दोनों आ जाती हैं। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन जो व्यवस्था करता है, नागरिक मतदान के द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनते हैं, वैसी सरकार बनती है। अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव अगर नागरिक करेंगे तो सरकार भी अच्छी होगी। अगर नागरिक अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेंगे तो सरकार अच्छी नहीं होगी। स्वाभाविक सी बात है, अधिकार तो नागरिक के पास ही है ना। बेशक ये अधिकार 5 साल बाद मिलता है, लेकिन मिलता तो है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के ऐसे लोगों को चुन लेगा, तो फिर वो सरकार में रह कर के उसी का तो शोषण करेंगे। तीसरी बात यहाँ पर मैं और फिर से एक बार दोहराऊंगा कि अब क्या आता है कि जैसे ये संविधान जो है, संविधान और सरकार का आपस में क्या रिलेशन रहता है, मोटे तौर पर समझा रहे हैं, वैसे तो माइक्रोस्कोपिक हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो संविधान क्या करता है? सरकार को सत्ता प्रदान करता, चुनाव के माध्यम से सत्ता मिलती है। सत्ता और एक होती है शक्ति, दोनों अलग अलग बातें हैं। शक्ति को हम बोलते हैं पावर, और सत्ता को हम बोलते हैं क्या? अथॉरिटी। तो सरकार के पास है अथॉरिटी। अब सत्ता कैसे बनती है? यानी शक्ति जो है, यानी आप क्या हैं? आप बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, ताकतवर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप 200 किलो वजन उठा सकते हैं, आप कार को खींच सकते हैं, दांत से पकड़ करके टैंक हिला सकते हैं। ये क्या है? ये आपकी शक्ति है, पावर है। करेक्ट? लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर एक सिपाही अपनी ड्यूटी निभाते हुए अगर किसी को रोकने के लिए इशारा करता है, तो उसको रुकना ही पड़ेगा। उसमें शक्ति नहीं है कि वो चलती हुई कार को रोक दे, चलते हुए ट्रक को रोक रोक दे, लेकिन वह अगर वो आदेश देता है तो रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास सत्ता है। ये कैसे मिली? तो ये मिली कि जब शक्ति का लीगल वैलिडेशन हो जाता है, यानी वैधिक रूप से वह वैधता हो, कानून का साथ मिल जाए, तो बनती है शक्ति। तो संविधान सरकार को क्या करता है? सत्ता प्रदान कर। पहले भी राज्य होते थे, देश होते थे, राजा महाराजा होते थे, लेकिन उनके पास जो सरकारें यानी जो सत्ता थी वो कैसी थी? वो संविधान के द्वारा नहीं मिलती थी ना। ठीक है ना। तो ये सब बातें जो हैं वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आगे मैं बात करता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, राज व्यवस्था हो या संविधान हो, नागरिक, सिटीजन, अब नागरिकों का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, दो तरीके का होता है। ठीक, मेरा हो आपका हो, हम दो प्रकार से बिहेव करते हैं। कैसे? तो देखो, एक होता है हमारा व्यवहार जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल, या इसे व्यक्तिगत
और दूसरा नागरिकों का व्यवहार कैसा रहता है, इंडिविजुअल के साथ-साथ सामूहिक, ग्रुप, समूह के रूप में हमारा व्यवहार कैसे रहता है। तो अगर मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल की बात करूँ नागरिकों के बिहेवियर में, तो इंडिविजुअल जैसे हमें क्या मिला हुआ है, हम चूँकि पॉलिटी के तहत ये बात कर रहे हैं ना, तो हमें वोट देने का अधिकार मिला, राइट टू वोट। ये व्यक्तिगत यानी हर व्यक्ति को मिला हुआ है ना, ठीक है? अब यही नागरिक जब समूह के रूप में मिलते हैं, तो क्या होता है, तो समूह के रूप में नागरिक क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दल बनाते भी हैं। राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं, वहाँ व्यक्ति तो नहीं है, एक समूह है ना, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। या ये क्या कर सकते हैं, अब राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दल जो हैं 2 तरीके से काम करते हैं। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में, दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, ये काम करते हैं हित समूह के रूप में। जैसे अभी अगर हम बात एक उदाहरण दें, ताज़ा-ताज़ा उदाहरण, इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे, बड़ी सिंपल भाषा में समझेंगे कि दिल्ली के पास यानी जहाँ बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर जो कुछ क्या पंजाब और हरियाणा के मात्र 2 राज्यों के कुछ किसान जो हैं, काफ़ी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो किसानों का जो समूह है, वो क्या है, एक प्रकार से व्यक्ति का सामूहिक बिहेवियर है ना, दबाव बना रहे हैं सरकार पर कि सरकार उनकी माँगों को मान ले। चाहे वो एमएसपी की माँग हो या अन्य उनकी माँगें। और राजनीतिक ग्रुप यानी इसी तरीके से जो दल रहते हैं, वो जब सरकार में आते हैं, सरकार से बाहर भी होते हैं, तो दबाव बनाते हैं कि हम हमारे इस समूह के लिए योजनाएँ बनाओ, या हमारे इस समूह के लिए ये स्कीम चलाओ, इनको इस प्रकार की छूट दो। है ना? तो व्यक्ति का यानी यहाँ डेमोक्रेसी में व्यवहार 2 तरीके से मापा जाता है, एक व्यक्तिगत हो गया, एक सामूहिक हो गया। हमारा संविधान व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को यानी हर नागरिक को कुछ चीज़ें देता है, और सामूहिक रूप से भी हमें कुछ चीज़ें देता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब भारत का संविधान यानी संविधान जो है, संविधान होता क्या है? तो संविधान को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का क्या है, सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ। और कहाँ का सुप्रीम लॉ है? नेशन यानी उस देश का सबसे बड़ा कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। उस कानून के अंतर्गत क्या होगा, पूरी की पूरी प्रशासनिक और पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, उसका क्रियान्वयन होगा या उसका पालन होगा। ठीक है ना? ऐसे ही तो चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यवस्था है, यानी हम सरकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो एक शब्द जो आ गया है सरकार, इसको समझ लेते हैं, गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको 3 स्तंभ बताए थे, वो 3 स्तंभ किसके बताए थे? लोकतंत्र के बताए थे। एक संविधान था, एक क्या था? दूसरा था यहाँ पर नागरिक, और तीसरा था सरकार। अब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ सरकार के डिवीज़न करते हैं कि सरकार के हम क्या समझें, ऑर्गन या सरकार के अंग क्या होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि सरकार की इकाइयाँ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या, दोनों में बड़ा अंतर है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, इसको ये समझ लो कि ये सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मुख्य परीक्षा में भी ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो सरकार के अंग बता सकते हो? आप में से कोई भी बताना चाहे तो ज़रूर लिखे कि सरकार के अंग क्या होते हैं। मैं बताता हूँ। ये सिंपल है। एक होता है सरकार का अंग, जिसे कहते हैं विधायिका। हालाँकि मैं इसके पहले एक चीज़ और समझाना चाहता था राज्य या देश के बारे में, लेकिन अगली बार उसको बता दें। एक होती है विधायिका, विधायिका का मतलब हो जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है? एक अंग ये हो गया। दूसरा अंग अब आप बता पाएँगे बड़ी आसानी से कि विधायिका की बात कर रहे हैं, तो दूसरा अंग निश्चित ही क्या होगा? कार्यपालिका, एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी। और तीसरा अंग क्या होगा? तो तीसरा अंग निश्चित ही जो होता है, उसे कहते हैं न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। तो सरकार के ये हैं 3 अंग, और वहाँ सरकार, नागरिक और संविधान, वो लोकतंत्र के 3 अंग थे। तो दोनों में अंतर है कि पूछ क्या रहे हैं। ये 3 नाम तो समझ में आ गए, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ज्यूडिशरी एंड लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर। अब इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो पहली बार पढ़ते हैं उनको थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये विधायिका जो है, ये क्या काम करती है? विधायिका का काम है
विधि का निर्माण करना, यानी कि लॉ मेकिंग एजेंसी, कानून को बनाना। विधायिका का काम है विधान बनाना। अब हम भारत का उदाहरण ले लें तो विधायिका यानी कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाती है। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, संसद के दो हिस्से होते हैं, एक जिसे कहा जाता है उच्च सदन, जो कि राज्यसभा है हमारे यहाँ, ठीक है, और दूसरा होता है निम्न सदन, जो क्या है, लोकसभा है। तो ये क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। उच्च सदन को अपर हाउस, है ना, राज्यसभा भी नाम दिया गया है, निम्न सदन जैसे लोअर हाउस भी कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अमेरिका में इसको कुछ और नाम दिया जाता है, ब्रिटेन में कुछ और नाम दिया जाता है। मोटे तौर पर हमें समझना क्या है, इस सरकार का एक अंग विधायिका जो विधि बनाता है, जिसके दो हिस्से होते हैं, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन जिसे हम कहते हैं लोकसभा। वैसे ही अब चलते हैं इस कार्यपालिका पर। कार्यपालिका जो कि सरकार का दूसरा अंग है, सेकंड ऑर्गन है, इसका काम क्या है? इसका काम है एग्जीक्यूशन। इसका एग्जीक्यूशन, कानून जो बने हुए हैं उनको क्रियान्वित करना, यानी उन्हें लागू करना, क्रियान्वित करना, ये है सरकार का काम। अब सरकार कैसे बने हुए कानूनों को कैसे क्रियान्वित करेगी? तो इसके अंतर्गत चलती हैं दो प्रकार की व्यवस्थाएं। कौन सी? एक जिसमें होते हैं राजनीतिक, पॉलिटिकल, और दूसरे जो होते हैं प्रशासन। यानी क्रियान्वित करने में दो। राजनीतिक कौन हो गए? राजनीतिक हो गए कौन? मंत्री, क्योंकि वो तो किसी पार्टी के सदस्य होते हैं ना। और प्रशासनिक कौन हो गए? मंत्री के अलावा चाहे सचिव हो, है ना, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो। तो ये दोनों मिलकर के कानूनों को क्या करवाते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं। क्लियर है ना ये बात? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं तीसरे अंक पर। तीसरे अंक का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्याय करना, या हम कानून के संदर्भ में बात कर रहे हैं, विधायिका का काम था कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम था कानून का क्रियान्वयन करना। न्यायपालिका का काम क्या है? कानून की व्याख्या करना। लॉ बनाया है या लॉ का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, तो वो लॉ क्या कहता है, उसकी मंशा क्या है वास्तव में, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। और लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन भी आ जाती है, या फिर कहीं कानून के निर्माण में, कानून के क्रियान्वयन में यदि अन्याय हुआ है तो उसको न्याय देने का काम जो है वो कौन करती है? न्यायपालिका। सरकार के हो गए यहाँ पर तीन अंग, बड़े स्पष्ट रूप से। अब ये वाला सेक्शन देखो कि सरकार के अंग तो आपने बता दिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इकाइयों की जब बात चल रही है ना, तो सरकार की ये इकाइयां, ये तो मुझे समझ नहीं आया, और मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने अभी आज से पहले सरकार की यूनिट्स या इकाइयों के बारे में सुना भी नहीं होगा, और किसी ने इसे पढ़ाया भी नहीं होगा। तो सरकार की इकाई की जब हम बात करते हैं, तो एक तरफ एक इकाई जिसे कहा जाएगा क्या? संघ, यूनियन, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ क्या आएगा? यहाँ पर आएगा राज्य। और तीसरी तरफ क्या आ जाएगा? स्थानीय इकाइयां। अब स्पष्ट होगी कि संघ से मतलब है केंद्र सरकार, राज्य से मतलब राज्य सरकारें, और वैसे ही इकाइयां होती हैं स्थानीय। तो स्थानीय में लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी इसके अंतर्गत हम पंचायत को ले लेंगे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है, और दूसरी तरफ नगर पालिकाएं या नगर निगम ले लेंगे, जो कि अर्बन या शहरी इलाके में काम करती है। ठीक है। संघ से मतलब क्या होता है? तो संघ यानी केंद्र सरकार की बात करते हैं, ठीक है। राज्य जो है वो राज्य सरकार के लिए बात करते हैं। तो इसमें जो सरकार की इकाई, चाहे संघ हो, चाहे राज्य हो या स्थानीय हो, इनको क्या की गई हैं? शक्तियां दी गई, यानी अथॉरिटी दी गई है। तो इनको जो शक्तियां दी गई हैं, यानी ये जो कार्य करेंगे, कौन प्रदान करता है? तो हमारा संविधान इनको शक्तियां प्रदान करता है। केंद्र सरकार के बारे में संविधान का 5 भाग और उसके अनुच्छेद विस्तार से बताते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार के बारे में संविधान का भाग 6, स्थानीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पंचायत और नगर पालिकाएं, उनके बारे में भी 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके ये बातें की गई हैं। ठीक है।
ये क्लियर है। संघ क्या है आगे की क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ राज्य, तो राज्य से मतलब यहाँ जो संविधान में निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? देश से मतलब होता है। पॉलिटी में संविधान को हम राज्य कहते हैं, मगर हम यहाँ राष्ट्र से संबंधित है। राज्य को कैसे परिभाषित करेंगे? तो राज्य यानी किसी देश होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है? तो देश होने के लिए अनिवार्य शर्त होती है कि एक जियोग्राफिकल एरिया हो, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, है ना? भौगोलिक क्षेत्र, अगर कोई देश, ठीक है। दूसरा आता है कि उस भौगोलिक क्षेत्र यानी नागरिक होना चाहिए, ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, यानी उस भौगोलिक क्षेत्र में नागरिक आते होंगे। और नागरिक के साथ साथ वहाँ पर क्या होगा? राष्ट्र होने के लिए सरकार होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। और चौथी शर्त आती है कि सरकार कैसी होगी? सरकार को होना चाहिए सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ ये है कि सरकार अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय जो हैं वो स्वयं ले सके, किसी दूसरे से ना पूछे। तब वह जाकर के क्या कहलाता है? राष्ट्र कहलाता है, देश कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, मैंने यहाँ पर बात की थी ना कि राज्य को कैसे परिभाषित कर, तो राज्य को ये चार अंग होते हैं, उस ढंग से यहाँ पर परिभाषित करते हैं। अब देखो कि यहाँ राज्य के लिए जो भौगोलिक क्षेत्र था वो अनिवार्य था, जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, सरकार सोवरेन होना चाहिए। अब इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होगा? तो एक तरफ यहाँ उसी क्षेत्र में राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं, है ना, यानी पॉलिटिकल फंक्शंस, जैसे हम भारत की बात करें, भारत का जियोग्राफिकल एरिया है ना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एरिया वाइज हम विश्व के सेवंथ लार्जेस्ट नेशन में आते हैं। तो हमारे पूरे जो देश है, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, है ना, असम से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक ये भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र में अब क्या किया जा रहा है? राजनीतिक कार्य। हम देश, अपने को देश क्यों कह रहे हैं? भौगोलिक क्षेत्र भी है, हमारी आबादी भी है विश्व में। ऑफिशियली तो अभी हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, लेकिन जब सेंसस होगा तो शायद हो सकता है हम चीन से भी आगे पहुंच गए। तीसरा सरकार भी है, और सरकार हमारी स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम किसी के दबाव में ना तो अपने आंतरिक निर्णय लेते हैं और ना ही कोई बाहर निर्णय लेते हैं। तो इस भौगोलिक क्षेत्र में राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्यों से मतलब क्या है? पूरा जो हमारा भारत एक देश है, भारत एक स्टेट, तो यहाँ राज्यों का निर्माण किया जाता है। अलग अलग आवश्यकता पड़ने पर समय के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ाई भी जाती है। अब राज्यों का निर्माण जो किया गया है हमारे देश में, किस आधार पर किया गया है? ये बात भी हमें यहीं पर थोड़ी सी समझ लेनी है। बेस क्या है? तो देखो, बेस जब निर्माण किया गया तो सोचा ये गया था कि हमारे यहाँ जो राज्य बनाए जाएंगे उनका मूल आधार होगा डेवलपमेंट, कि विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस संदर्भ में राज्य बना दिए जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे देश में राजनीति हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हावी होती है। तो फिर यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर भाषा आ गई। देश का पहला, यानी संविधान के लागू होने के बाद जब पहले चुनाव हुए, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में। लेकिन हमारे देश में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि पहले ए, बी, सी, डी ऐसे करके रियासतों को, राज्यों को कैटेगराइज किया गया था, श्रेणीकृत किया गया था। तो जब इसमें राज्यों के पुनर्गठन की बात आई तो पहले एजेंडा था कि विकास को ध्यान में रख करके हम इनको पुनर्गठित करेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। विरोध कर दिया गया भाषा के आधार पर, और पहले ही, है ना, आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बना। ज़्यादातर राज्य हमारे भाषा के आधार पर ही पुनर्गठित किए। तो ये जो राज्य का अनिवार्य अंग था ना, भूगोल, तो भूगोल के अंतर्गत ये राजनीतिक कार्य को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों का निर्माण करना, आधार विकास हो जाता है और भाषा हो जाती है ना। आगे चल कर के जैसे जैसे हमारा राजनीतिक स्तर गिरेगा तो धर्म के आधार पर भी बनेंगे, जेंडर के आधार पर भी बनेंगे, ये आप समझ लो। दूसरी बात आती है कि ये जो भूगोल की हम बात करते हैं, यहाँ पर अब क्या होता है कि ये तो राजनीतिक कार्य हो गए,
पॉलिटिकल फंक्शंस, तो दूसरी तरफ कौन सा प्रशासनिक कार्य भी तो चलेंगे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ फिर आता है प्रशासनिक रूप से कार्यों को संपादित करने के लिए इनको प्रशासनिक इकाइयों में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बांटेंगे, जिससे कि क्या होगा, प्रशासन करना आसान हो जाएगा। जैसे राज्य को हम किस में बांट रहे हैं, यानी देश को किस में बांट रहे हैं, स्टेट में बांट रहे हैं। स्टेट के अंदर और डिवीजन क्या कर रहे हैं, तो वहाँ हम संभाग बना रहे हैं। संभाग के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, जिला बने हुए हैं। जिले के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर तहसील बनी हुई है। ठीक, तहसीलों के अंदर हमें विकास की दृष्टि से ब्लॉक देखने को मिलते हैं, है ना। ब्लॉक के बाद फिर हमें यहाँ पर पंचायतें देखने को मिलती हैं। ये जो वर्गीकरण है ये कैसा है, ये प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से हमारे देश में किया गया है। बिल्कुल स्पष्ट है ये बात, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ ये चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक व्यवस्था हो, आखिर ये दोनों व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं। दोनों व्यवस्थाएं बहुत जरूरी होती हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। ये पैरेलल चलती हैं, यानी ये समानांतर चलती हैं। समानांतर चलेंगी तो इसका फायदा होता है। एक तो क्या होगा कि विकास होगा समानांतर चलने से, दूसरा क्या होगा, कंट्रोलिंग हो पाएगी, कोई भी स्वेच्छाचारिता नहीं दिखा पाएगा। तीसरा क्या होगा, नीति निर्माण में सहयोग भी मिलेगा, अच्छी नीति भी बनेगी। तो ये संवैधानिक रूप से ये व्यवस्थाओं को मर्ज नहीं किया गया है, कि ऐसा नहीं कि आईएएस ऑफिसर जो है वो मिनिस्टर उसको बना दे तुरंत। एक व्यक्ति एक समय में एक ही काम करेगा ना। तो ये राज्य क्या होता है, उस राज्य के अंदर आने वाली जो चीजें थी वो यहाँ पर आपको बता दी गई। ठीक, जियोग्राफिकल एरिया का क्या मतलब। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो पॉइंट आता है कि देखो, सरकार के हमने यहाँ पर 3 अंग बता दिए थे आपको, लेजिस्लेचर बता दिया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी बता दी थी, जुडिशरी बता दी थी। नेक्स्ट, अब आते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में तो इतना ज़्यादा शायद नहीं होता है ये, लेकिन मुख्य परीक्षा में, निबंध लेखन में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और लिखने की भी कोशिश करें। लोकतंत्र क्या है, पहला प्रश्न यही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोकतंत्र भैया क्या है। तो जब लोकतंत्र के बारे में पूछते हैं तो अब्राहम लिंकन का कोटेशन याद आ जाता है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पर लोकतंत्र का हम अर्थ लगा, मीनिंग, और इसके दो मीनिंग निकलते हैं। आप समझ रहे होगे कि यहाँ हर चीज के दो ही रास्ते बता रहे हो आप। एक होता है, लोकतंत्र का अर्थ राजनीतिक रूप से लिया जाता है, पॉलिटिकली। यानी लोकतंत्र क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम पे जब हम चले जाते हैं तो ये कैसा थॉट है, ये संकीर्ण विचार है, क्योंकि यहाँ संकुचित कर दिया कि आप सिर्फ लोकतंत्र को राजनीतिक संदर्भ में देख रहे हो, नैरो पर्सपेक्टिव है। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव आता है कि लोकतंत्र वास्तव में राजनीतिक प्रणाली तो होगी ही, लेकिन यह तो हमारी एक प्रकार से जीवन प्रणाली है, यानी लाइफ सिस्टम है। यानी जीवन में हर क्षेत्र में हम लोकतंत्रात्मक ढंग से ही काम करते हैं। हम सिर्फ राजनीतिक प्रणाली नहीं, कि नेताओं का चुनाव ही सिर्फ लोकतंत्रात्मक ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम जीवन में प्रत्येक कार्य लोकतंत्रात्मक रूप से कर रहे हैं। तो ये जो विचार है, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, यानी ये व्यापक है। और इसके कॉन्ट्रेरी ये कैसा था, यानी व्यापक विचार से मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो इसको ऐसे समझो कि हमारे देश में जो नागरिक है, जो जनता है, जनता यानी हमारा जो समाज है, सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी या हमारा जो राज्य है, यहाँ हर क्षेत्र में हर तरीके से हम सारी चीज़ों को किस तरीके से कर रहे हैं, लोकतंत्रात्मक ढंग से कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का जब अर्थ निकालेंगे, तो डेमोक्रेसी का मतलब दो तरीके से निकलेगा, एक पॉलिटिकल सिस्टम और एक जीवन। अब्राहम लिंकन ने तो इसको बड़े सरल शब्दों में बताया है, वो भी किस हिस्से में बताया है, राजनीतिक प्रणाली के रूप में बताया है, कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। स्पष्ट है। अब देखो,
दूसरी बात आती है कि डेमोक्रेसी क्या है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन यदि ये पूछ लें कि डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डेम, तो ये भी समझना ज़रूरी है ना? डेमोक्रेसी, अब जैसे आधुनिक समय में तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन कर दिया, लेकिन इसके पहले प्लेटो ने भी बताया था अपने यहाँ पर, है ना, कि वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी उसका एक अलग सिस्टम रहता है। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ कि अब लोकतंत्र के हम प्रकारों पर चले जाते हैं। तो लोकतंत्र के जब हम प्रकारों की बात करते हैं तो लोकतंत्र हमें यहाँ पर दो प्रकार बताता है। एक होता है जिसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक एक करके समझते हैं। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है ना? तो यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। थोड़ा लिख करके एक्सप्लेन करने का आनंद अलग रहता है, और मैं समझता हूँ ये आपके मस्तिष्क में देर तक रहता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अनिवार्य चीज़ें हैं, एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लो अगर किसी से भी, आप कि बताओ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, तो वो ये बोलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब अमेरिका में है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब भारत में है। तो ये उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अधूरी है, अपूर्ण है, या आप उसको गलत भी कह सकते हो कि ऐसा नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए चार कंडीशन रखी गई हैं, चार अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहला होता है कि ऐसा देश जहां पर रेफरेंडम की व्यवस्था हो। रेफरेंडम को हम क्या बोलते हैं, इसे हम एक प्रकार से जनमत भी कह देते हैं। सही शब्द इसका होता है परिप्रेक्षा। यानी कि ये रेफरेंडम जो कानून होंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, जनता की सलाह से बनाए। लेकिन जनता की जो सलाह है वो कैसी होती है, तो जनता से कानून बनाते समय पूछ लिया। अब जनता ने कानून बनाने के समर्थन में मत दिया या उसके विरोध में मत दिया, किस चीज़ को माना जा रहा है किसको नहीं माना जा रहा है, ये सारी बातें। यानी रेफरेंडम में एक दो कुछ बारीक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि एक होता है कि कानून बनाने से पहले जनता की राय ली जाती है। कब? विधि निर्माण के पूर्व से पहले। एक बात, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि देखो, विधि निर्माण से पूर्व जनता की राय ली जाती है, लेकिन मान के चलो कोई कानून आज के समय एग्जिट करता है, बना हुआ है। अब उस बने हुए कानून को इस रेफरेंडम से रद्द नहीं कर सकते। यानी पुराने कानूनों को रेफरेंडम के माध्यम से हम इलीगल नहीं ठहरा सकते। वो जो कानून बना हुआ है, नया कानून आप बना रहे हो, तो उसके संबंध में जनता की राय ली जाती है ना? जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ कि इस रेफरेंडम का प्रयोग जो है ये किसने किया था, तो यूएसए ने किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब किया था? शायद 1898 में किया था। इसने इसका एक स्टेट है साउथ डेकोटा। तो साउथ डेकोटा को मिलाया जाए नहीं मिलाया जाए, उसके संदर्भ में उसने जनमत संग्रह कराया था। तो कानून बनाने से पहले ये राय ली जाती। और रेफरेंडम जो है ये किसके तहत, यानी ये संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अब पहली बात ये आती है कि क्या हमारे देश में, भारत में, इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है क्या, या कहीं पर इसका उल्लेख है? नहीं है ना? तो ये जो रेफरेंडम की बात की जा रही है, ये बाध्यकारी भी होता है कुछ कंडीशन में, और कुछ कंडीशन में ये कैसा होता है, एडवाइजरी भी होता है, सलाहकारी भी होता है। बाध्यकारी जो है कि उसके परिणाम जो आएंगे वो मानने पड़ेंगे। और दूसरा सलाहकारी होता है कि उसके परिणामों को मानना ना मानना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है।
बाध्यकारी कहाँ पर है? तो बाध्यकारी रेफरेंडम का एग्जाम्पल हम जो है स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं कि वहाँ पर सरकार को जनता के द्वारा जो राय दी गई है वो उसको मानना ही पड़ेगा। इसे बॉन्डेड या ऑब्लिगेटरी भी कह सकते हैं। और सलाहकारी ये कहाँ होता है? तो ये ग्रीस हो गया, यूनाइटेड किंगडम जो हो गया, यहाँ पर सरकार जनता की राय को मानने के लिए जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि यहाँ पर उसको माना ही जाएगा। ठीक। दूसरा जो पॉइंट आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए वो होता है, उसे बोलते हैं प्लेबिसाइट। इसे लोकमत भी कह सकते हैं तरीके से। ये रेफरेंडम के जैसा है, लेकिन रेफरेंडम में क्या करते हैं कि कोई कानून बनाने से पूर्व जनता की राय ली जाती है ना। लेकिन यहाँ प्लेबिसाइट में क्या किया जाता है कि जनता से ऐसे मुद्दे पर राय ली जाती है जब देश हित का कोई मुद्दा हो, यानी राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा तो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, रेफरेंडम यानी जनता से पूछ रहे हैं कौन से विषय पर? सामान्य किस्म के कानूनों पर, यानी कोई विधि बना रहे हैं, जनरल कोई लॉ बनाते हैं, तो उस संबंध में जनमत कराया जा रहा है। जो दो तरीके का है, एक बाध्यकारी है, एक ऑप्शनल भी है। और ये प्लेबिसाइट ये का प्रयोग कब करते हैं? यहाँ राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा आता है, नेशनल इंटरेस्ट, यानी राष्ट्र हित के विषय पर जनता की राय ली जाएगी। ऊपर जरूरी नहीं था कि राष्ट्र हित का मुद्दा हो, है ना। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो भी होना चाहिए डेमोक्रेसी में। हमारे देश में ना तो रेफरेंडम की व्यवस्था है, ना प्लेबिसाइट की व्यवस्था है। दो पॉइंट और बचते हैं। दो पॉइंट कौन से बचते हैं? कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए आता है जिसे कहते हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को हम पहल भी बोल सकते हैं, शुरुआत करना भी कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जनता स्वयं कानून बनाने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, बिल लेकर आ सकती है। हमारे देश में विधेयक कौन प्रस्तुत करेगा? विधेयक प्रस्तुत करेगा सांसद। जो सांसद है वही कर पाएगा। मंत्री है तो भी सांसद होगा ना। जनता को कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है कि जनता अपने हित में, राष्ट्र हित में, पड़ोसी के हित में, मेरे हित में चाहे कि मैं कानून बनाऊं। जनता को ये अधिकार नहीं है। तो पीपल ऑफ द कंट्री प्रपोज लेजिस्लेचर टू फ्रॉम सर्टेन लॉ, ऐसा भी नहीं मिला हुआ है। मिलता तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती ना। चौथा आता है जिसे कहते हैं राइट टू रिकॉल, है ना। रिकॉल करना हिंदी होती है इसे, वैसे सामान्य बोलचाल में हम बोल देते हैं वापस बुलाना, लेकिन इसकी सही हिंदी है प्रत्यावधान। यानी यहाँ ये होता है कि जनता सिर्फ चुनने का अधिकार नहीं रखती है। जनता क्या कर सकती है? उसको, उस व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व वापस बुला सकती है, जब उसे लगता है कि वो जिस इच्छा से, जिस पर्पज से हमने इसको चुनकर भेजा था, वो पर्पज ये पूरा नहीं कर रहा है, बेकार काम कर रहा है, हमारी भावनाओं के विरुद्ध में काम कर रहा है, तो उसको वापस बुला लेना चाहिए। वित्त मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनाई गई हैं। जनता की इच्छा क्या होती है? कि जनता को राहत मिले। अब वो जो टैक्स पेयर है उनका गला दबा दबा करके टैक्स वसूलने जा रहे हैं। अब तो सेकंड हैंड सेल परचेज जो गाड़ियों का है उस पर भी टैक्स लगा दिया है इन्होंने। तो राइट टू रिकॉल, ये चार जो पॉइंट होंगे जिस भी राष्ट्र में, वही राष्ट्र क्या होगा? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला। अन्यथा वह डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला नहीं है। यानी डेमोक्रेसी के जब प्रकारों की बात आती है तो डेमोक्रेसी डायरेक्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और भारत में इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए चार अनिवार्य तत्व हैं, होना ही चाहिए। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो ये चार एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चुनी हुई व्यवस्था है, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
ठीक। तो इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं, बताओ भारत में और अमेरिका में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, तो भारत और अमेरिका दोनों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी हम बांटेंगे। यानी किस आधार पर बांटेंगे, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम बांटेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक वर्गीकरण किया जाएगा यहाँ पर, इसके आधार पर बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बंटवारा करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ठीक। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संरचना के आधार पर भी करेंगे, दूसरा वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, शक्ति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण करेंगे। पहले संरचना के हिसाब से इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है। तो संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है, डेमोक्रेसी है मगर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। जैसे कि भारत, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, संसदीय शासन प्रणाली को रखा गया। यानी इसी को आप क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ ज़्यादा महत्व मिला हुआ है या संसद को ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई। ठीक। ऐतिहासिक रूप से ऐसा ब्रिटेन से चला, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है यानी यहाँ पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। शक्तियों के विभाजन से मतलब ये है कि ये जो विधायिका, कार्यपालिका या जो न्यायपालिका हैं, इनमें स्पष्ट रूप से इनके कार्यों का विभाजन नहीं होता। न्यायपालिका का तो फिर भी हो जाता है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता। यानी कि जो विधायिका के सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक प्रणाली का एक तरीका है, इसे कहते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कह सकते हैं। जब उसको हम प्रधानमंत्री वाली बोल रहे थे, तो ये राष्ट्रपति वाली होगी। ठीक है। ऐतिहासिक रूप से ये सबसे सही उदाहरण कहाँ मिलता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलता है। ये कैसे अलग हो जाती है भाई, ये इसलिए अलग हो जाती है कि यहाँ पर विधायिका अलग है, विधान बनाने वाली संस्था बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका जो है यानी जो कानून का क्रियान्वयन करती है वो अलग है, न्यायपालिका जो है वो भी अलग है। तीनों अलग अलग हैं, यहाँ कोई मिक्सचर हमें देखने को नहीं मिलता, कोई हौच पौच वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिलती है। तो स्पष्ट रूप से जब शक्तियों का, कार्यों का बंटवारा तीनों अंगों में कर दिया, तो वो है अध्यक्षात्मक। यानी अभी आपने देखा अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए। अब ये जो राष्ट्रपति है, अपने मंत्री जो होंगे इसके, है ना, वहाँ पर सेक्रेटरी बोलते हैं, वो जो मंत्री हैं वो अपनी पसंद से जिसे चाहेगा उसे नियुक्त करेगा। और जो मंत्री होगा वो वहाँ की संसद का सदस्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है ब्रिटेन में, कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री है वही बनता है जिसको वहाँ की संसद में बहुमत प्राप्त होता है, और वो मंत्री वही बनाएगा जो कि वहाँ की विधायिका के सदस्य होते हैं। इसको आगे जब हम और पढ़ेंगे डिटेल में, तो बिल्कुल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन दीज थ्री ऑर्गन्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, यानी शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रूप से होता है। अब हम अपनी बात करें भैया, भारत कहाँ है, तो भारत जो है इन दोनों के बीच में फंसा। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने पूरी तरीके से ये अपना रखा है, क्योंकि हमने राष्ट्रपति का पद भी ले रखा है। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमने अमेरिका जैसा सिस्टम ले रखा है। तो भारत, इंडिया, दोनों का मिश्रण है ना। और डिटेल में मैं समझाता हूं आपको कि संसदीय शासन प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका मैंने शुरुआत में बताया था जो कानून का क्रियान्वयन करती है,
ये कार्यपालिका रेस्पॉन्सिबल होती है या अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है। यानी इसकी जिम्मेदारी है किसके प्रति? संसद के प्रति, है ना? या लोअर हाउस जिसे कहते हैं, जैसे हमारे देश में लोकसभा के प्रति, उसके प्रति उत्तरदायी होती ही है। विधायिका जो चुनकर आती है, जिसको बहुमत मिलता है, उसकी सरकार बनेगी, वो कार्यपालिका कहलाते हैं। अब ये जो भी काम करेंगे, इनकी जिम्मेदारी किसके प्रति होगी? विधायिका के प्रति। कि जैसे हम अपने देश का उदाहरण ले लें, हमारी जो सरकार है, लोकसभा में जिसका बहुमत है उसकी सरकार है। अब ये अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति। जब तक लोकसभा में बहुमत है तभी तक, जब लोकसभा में बहुमत नहीं होगा सरकार चली जाएगी। लेकिन यहाँ अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता कि ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अध्यक्षात्मक में अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका के राष्ट्रपति और उन्होंने जिसे मंत्री दिया उनसे मिलकर बनती है। ये उनकी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है किसी भी तरीके से। क्लियर है ये ना बात? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मुख्य कार्यपालिक जो है वो मुक्त, यानी वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता स्वयं चुनती है एक प्रकार से। और उसकी कार्यपालिका जो है वो जिम्मेदार नहीं है विधायिका के लिए, और ना ही कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। ये बंटवारा किसके हिसाब से किया गया था? स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and presidential form of government. Britain is the oldest example of parliamentary form of government. It does not clearly separate the powers between organs of government, that is judiciary, executive body and legislature. और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका जो ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो रियल पावर हैं वो किसके अंतर्गत हैं? वहाँ प्रेसिडेंट के पास है, और कोई ये हाँ ऐसा नहीं है कि वो विधायिका के प्रति। अब यही डेमोक्रेसी को, यानी जो हम आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसको हम शक्ति के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ शक्ति के हिसाब से जब बंटवारा करते हैं, तो फिर यहाँ पर तीन प्रकार से बंटवारा किया जाए। एक जिसे कहते हैं यूनिटरी, दूसरा जिसे कहते हैं फेडरल, और तीसरा जिसे कहा जाएगा क्वासी फेडरल। यूनिटरी का मतलब है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ सारी शक्तियाँ जो हैं, सारे अधिकार जो हैं, वो एक ही संस्था को होंगे, यानी एक केंद्र होगा उसके अंतर्गत होंगे। ठीक है? और ये जो अधिकार मिले, उसकी सहायता के लिए अगर बंटवारा किया भी गया होगा, अलग अलग जो इकाइयाँ बनाई भी गई होंगी, तो वो कैसी होंगी? सिर्फ सहयोगी के रूप में हो। और यूनिटरी सिस्टम में सत्ता, यानी पावर मिली हुई ना, अथॉरिटी मिली है, सत्ता का स्रोत क्या है? तो सत्ता का स्रोत है यहाँ पर पार्लियामेंट, संसद। संसद में जिसका बहुमत है बस वही शक्तिशाली है। यहाँ सत्ता कहाँ से मिलती है? संसद से मिलती है। और संसद की जब हम बात करें और आगे अगर हम देखें संसद, तो संसद यानी यहाँ नागरिकों के अधिकार, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, है ना? अलग अलग संस्थाओं के अधिकार, क्षेत्रीय इकाइयाँ जो रहती हैं उन सब के अधिकार। तो एकात्मक व्यवस्था में क्षेत्रीय इकाइयाँ केंद्र के सहयोगी के रूप में काम करती हैं, इनका इंडिविजुअल कोई अथॉरिटी नहीं होती। ठीक जैसे एकल नागरिकता भी उसका उदाहरण है, एकल जुडिशरी भी इसका उदाहरण है। तो अमेरिका में, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में हमें देखने को मिलती है। फेडरल की जब हम बात करते हैं, तो फेडरल यानी इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ जो शक्तियाँ हैं, यानी इनको सत्ता का स्रोत क्या है? संसद नहीं है, यहाँ संविधान है, पार्लियामेंट से इन्हें सत्ता मिली हुई। और यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, क्योंकि संघ बना ही है समझौते से, और समझौता हुआ होगा तो शर्तों के साथ हुआ होगा। इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी जगह की एक विशेषता होती है जहाँ राज्य, केंद्र, अन्य संस्थाओं के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है। ऐसी जगहों पर द्वैध नागरिकता हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, दोहरी न्यायपालिका में देखने को मिलती है।
यानी यहाँ क्या होगा कि जो फेडरल कोर्ट होंगे उसमें राज्य और राज्य के बीच के मुकदमों की सुनवाई होगी, राज्य और संघ के बीच के मुकदमों की सुनवाई होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। फेडरल कोर्ट ये मुकदमे नहीं सुनेगा। तीसरा आता है जिसे बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल जैसे अर्ध संघात्मक भी कहते हैं, यानी दोनों के नेचर, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। इसमें एकात्मक व्यवस्था भी है, इसके अंतर्गत फेडरल व्यवस्था भी है। ठीक, तो यहाँ यानी कि एक तरीके से ये समझ लो कि जब ज़रूरत लगती है तो संघीय व्यवस्था का भी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, और कुछ स्थानों पर हमें एकात्मक व्यवस्था का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सामान्यतः ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जो राज्य होते हैं, राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं केंद्र की तुलना, जबकि फेडरल में यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में बराबर शक्तियों का बंटवारा था। एकात्मक में, यूनिटरी में केंद्र ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यहाँ कंपैरेटिवली स्टेट को ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई है ना। दूसरी बात क्या होती है कि इस व्यवस्था में, परिसंघात्मक व्यवस्था में, क्वासी फेडरल व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा तो कर दिया केंद्र और राज्य के बीच में, लेकिन अवशिष्ट रेसिडुअरी पावर जिन्हें हम बोलते हैं, जो ना केंद्र को दी गई ना राज्य को दी गई, वो किसको मिलती हैं? तो वो राज्य को मिलती हैं। यहाँ पर केंद्र लिखा है, इसको करेक्ट कर लेंगे। रेसिडुअरी पावर जो है वो राज्यों को मिलती है, जबकि फेडरल में उल्टा होता है, यहाँ पर रेसिडुअरी पावर जो है वो केंद्र को मिलती है। ऐसी जगहों पर जरूरी नहीं होता है कि रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन इस फेडरल में अनिवार्य होता है कि रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। अब हम भारत को कहाँ रखें? इन तीन प्रकार की व्यवस्थाएं जो की गई हैं, किसके आधार पर? शक्तियों के आधार पर जो बंटवारा किया गया। तो भारत ना तो एकात्मक है, ना संघात्मक है, और इसे हम अर्ध संघात्मक भी नहीं कह सकते। तो भारत जो है ये कैसा है? तो डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने इसे कहा है ये पूर्ण संघात्मक है, यानी फेडरल है। मगर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, दूसरे एक्सपर्ट क्या कहते हैं? दूसरे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि भारत का संविधान यूनिटरी इन नेचर एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर। नेचर का मतलब है स्वभाव, प्रकृति कैसी है, तो भारतीय संविधान का स्वभाव एकात्मक है। लेकिन संरचना कैसी बनाई गई है? फेडरल बनाई गई है, यानी केंद्र सरकार अलग काम कर रही है, राज्य सरकारें अलग काम कर रही हैं। लेकिन नेचर कैसा है? देखो, केंद्र सरकार अलग काम कर रही है, इसके लिए संसद अलग है, इसके लिए, है ना, राज्य सरकारों के लिए अलग है, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली अलग बना हुआ है, यहाँ राज्यपाल है, यहाँ पर राष्ट्रपति है। लेकिन शक्तियाँ केंद्र को मिली है। इमरजेंसी लगेगी तो राज्य का एक प्रकार से शक्तियाँ छीन लेते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो केंद्र के पास शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो अगर हमें चुनना पड़े, ऑब्जेक्टिव में आया है कि बताओ भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, ऑप्शन में लिखा है फेडरल यानी संघात्मक। दूसरा ऑप्शनल दे रहा है आपको, चॉइस दे रहा है यूनिटरी यानी एकात्मक। और तीसरा यहाँ पर लिख रहा है अर्ध संघात्मक। और चौथा यहाँ पर लिखा है नन ऑफ दीज। तब हमारा उत्तर यही होगा कि अर्ध संघात्मक है, क्वासी फेडरल है। लेकिन अगर इसने चौथे ऑप्शन में ऐसा लिख दिया है कि संघात्मक है मगर एकात्मक की ओर झुका हुआ, इनका इंक्लाइन टुवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम, तो फिर हमारा ऑप्शन, एक ऑप्शन चेंज होने पर ही क्वेश्चन का आंसर जो है ट्विस्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो एज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्योरली फेडरल कंट्री, लेकिन जो चीज़ें आती हैं वो इस तरीके से काम करें। अब हम ये भी देखते हैं कि संविधान कुछ हमें लिखित, और कुछ संविधान कैसे होते हैं, अलिखित होते हैं, है ना। लिखित संविधान अगर हम देखें, सबसे पुराना उदाहरण अमेरिका का संविधान है। भारत का संविधान भी लिखित है, और लिखित ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, वर्ल्ड ब्रॉडेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
अब ये बात आप समझ लो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी लिखित संविधान उन्हीं देशों में होगा जहाँ पर संघीय व्यवस्था होगी एक तरीके से। संघीय व्यवस्था का मतलब ये है कि शक्तियों का विभाजन होगा केंद्र और अन्य इकाइयों के बीच। तो एक प्रकार से जरूरी है कि लिखित में कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाई जाए। तो इस लिखित संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी है। विधायिका की शक्तियों का बंटवारा भी देखने को मिलेगा हमें, कार्यपालिका की शक्तियों का बंटवारा, न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब अमेरिकी और भारतीय संविधान में भी थोड़ा सा अंतर है, दोनों रिटन तो हैं। एक तो अंतर पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म के नाम से हमें मालूम था। दूसरा अंतर क्या होता है वो भी समझ लो कि रिटन होने के बाद भी, लिखित होने के बाद भी अमेरिकी संविधान में किसको सुप्रीमेसी मिली हुई है। तो अमेरिका के यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, तो अमेरिका के यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता की बात की जाए। न्यायिक सर्वोच्चता यानी जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात की जाती है। यहाँ न्यायालय का फैसला ही सर्वोच्च होता है। और हमारे देश में जो है यहाँ पर जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, यहाँ संसदीय सर्वोच्चता भी नहीं है, यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की जाती है। यानी आप देखोगे कोई भी कानून बना होगा या संशोधन किया गया होगा या किसी भी कानून को अगर चुनौती दी गई होगी न्यायपालिका में, तो उसका आधार यही होगा कि यह संविधान के अनुरूप है या संविधान के अनुरूप नहीं है। संविधान के अनुरूप है तो वह वैलिड है, यानी कानून बनाते समय कानून की प्रक्रिया का पालन ठीक से किया गया है और संविधान के अनुरूप है तो रहेगा। संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसको खारिज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बहस ये बड़ी पुरानी थी कि कौन सर्वोच्च है कि नहीं है, तो इसको लेकर के एक बेंचमार्क जो डिसीजन आया वो आपको याद होगा 1973, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973, ये मशहूर या प्रसिद्ध जो केस था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में एक जो डिसीजन दिया था, इस डिसीजन के बाद ये बहस जो थी कि संविधान सर्वोच्च है कि संसद सर्वोच्च, क्योंकि देखो अभी पार्लियामेंट में हमने देखा 3-4 दिन की बहस चली थी लोकसभा और राज्यसभा में भारत के संविधान के निर्माण के 50 वर्ष होने पर या 75 वर्ष होने पर। 1950 में था, 75 वर्ष होने पर। तो उसमें अलग अलग तरीके की हमें स्पीच सुनने को मिली थी कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। सबसे ज़्यादा जो संविधान में तोड़ मरोड़ की थी वो इंदिरा गांधी के समय की गई थी, 42वां संविधान संशोधन। तो ऐसे अलग अलग समय पर जब इसमें संशोधन किए गए, फिर वो प्रकरण कहाँ हुए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि संविधान में ही लिखा हुआ है कि अ, अंतिम रूप से फाइनल इंटरप्रिटेशन संविधान का सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आता रहा कि संविधान सर्वोच्च है या संसद सर्वोच्च, संसद क्या सबको बदल सकती है। वो बहस जो है लंबी चली और इस प्रकरण के बाद वह बहस माना जाता है कि समाप्त हो गई। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ माना जाता है, आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है कि ये बहस अभी समाप्त नहीं हुई है, आगे भी कभी ऐसा अवसर आएगा जब ये आगे चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि देखो संसद के पास एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य पावर है। क्या है अनन्य पावर? अनन्य शक्ति है कि वह मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार कर लेता है। हुआ क्या था कि पहले जब संशोधन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के लिए संसद ने फिर संशोधन कर दिया। तो ये बहस लंबी चली थी, आगे मौलिक अधिकार में एक एक प्रकरण का उदाहरण लेके समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनन्य शक्ति है कि फंडामेंटल राइट सहित संसद के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। मगर इसी के प्रकरण में उन्होंने एक नया शब्द, एक नया टर्म जो था वो निकाला कि कर तो सकते हैं
लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा, इसमें चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल स्ट्रक्चर संविधान का ये केशवानंद भारती के बाद में इन्होंने बताया। और संविध आधारभूत ढांचा क्या है तो वो आगे के डिसीजंस में उन्होंने बताया। एक तरीके से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचे में संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में भी सर्वोच्चता किसकी मानी गई है, संविधान की सर्वोच्चता को स्टेब्लिश किया गया। इसका मीनिंग तो यही निकलता है, विशेषज्ञ जो हैं वो इसका मीनिंग निकाल के देते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि राज्य और केंद्र के बीच कोई शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है। ये अलिखित संविधान में भी विधायिका है, यहाँ पर भी कार्यपालिका है। न्यायपालिका तो अक्सर सभी जगह अलग ही होती है, उसको हम अलग रख देते। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों जब मिल जाते हैं तो ये संसद का ही हिस्सा होते हैं दोनों। ठीक है, न्यायपालिका अपने कानून का काम करती है। अब संसद क्या करती है, संसद को अधिकार है कि कानून बनाए, न्यायपालिका उस कानून के हिसाब से काम करती है। लेकिन ये संसद जो है ये सुप्रीम है, यहाँ न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है। सर्वोच्चता किसको मिली हुई है, संसद को मिली हुई है। कहा भी जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इतने अधिकार हैं कि वह कोई भी कानून बना सकते, कोई भी कानून बना सकते। ठीक, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। दोनों में किस किस चीज़ को पर बल दिया गया है वो भी बातें हो जाती। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान सभा और संविधान के बारे में बात करेंगे। ये जो एक्ट हैं इन एक्ट पर मैं फिर कभी चर्चा करूँगा, क्योंकि ये एक्ट भी कोई एक क्वेश्चन आ सकता है इनमें से। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानना ज़रूरी है, जानना भी चाहिए, उसके प्रश्न बनेंगे लेकिन उनको मैं एक अलग लेक्चर में लूँगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान और संविधान सभा यानी छोटा सा टॉपिक है, वो सोच रहा हूँ आज ही समाप्त कर दूं, जिससे कि भविष्य में जब क्लास लूँगा तो मुझे दोबारा से कम दोहराना पड़ेगा और आपको भी बोरियत महसूस नहीं होगी। एक्ट वाला सेक्शन अलग से पढ़ लेंगे। 1909 का अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। भारत का जो संविधान है, देश अंग्रेजों के हाथ में था। अब संघर्ष किया हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राष्ट्रवादियों ने। ऐसे ऐसे लोग थे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, जिनके नाम तक आज तक हमें नहीं मिलते हैं। उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हमें देखने को मिलता है उनके नाम, जिनका अगर निष्पक्ष होकर के आकलन किया जाए तो योगदान कुछ भी नहीं था। वो अंग्रेजी शासन के समर्थक ही रहे अधिकांशतः। ठीक है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान जो है, अंग्रेज जाने लगे, यानी अंग्रेजों पर दबाव पड़ा कि अब तो देश छोड़ना पड़ेगा, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, अब हमने जब देश पर आपके अधिकार किया था तो अलग अलग लोगों से सत्ता प्राप्त की थी। कहीं पर मराठों से सत्ता प्राप्त की थी, कहीं देशी रियासतों से प्राप्त की थी। अब हमको भगाया जा रहा है तो हम किसके हाथों में सत्ता सौंप करके जाएं। तो बात आती है कि क्या करो कि एक देश के लिए संविधान होना चाहिए। ये संविधान सभा, संविधान बनाएगा कौन, तो वो संविधान सभा होना चाहिए। तो संविधान सभा की बात यहाँ पर आती है। तो भारत की जो संविधान सभा है ये बनाई जाती है। संविधान सभा इस संविधान की आलोचना भी करते हैं। इस संविधान सभा की सिफारिश जो थी वो किसने की थी, तो उसके लिए एक आया था कैबिनेट मिशन, है ना। तो कैबिनेट मिशन जो था
उसमें 3 सदस्य थे। एक इसके चेयरपर्सन थे, 2 इसके मेंबर थे। चेयरपर्सन का नाम था पैथिक लॉरेंस और 2 जो मेंबर थे उनमें एक थे स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन सिफारिश करता है और इनकी सिफारिश के आधार पर या इनकी सिफारिश के बेस पर हमने अपने देश के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा की आलोचना भी की जाती है इसी आधार पर कि संविधान सभा भारतीयों की इच्छा से नहीं बनाई गई। अब ये संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, इसमें जो सदस्य होंगे तो उनके लिए ये प्लान था कि लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा, एक प्रतिनिधि होगा। इस हिसाब से देखा गया तो सदस्य 389, 389, 389 में 385 प्लस 4 ये ब्रिटिश कमिश्नरी प्रोविंस से आते हैं। अब ये बात आप ध्यान रखना है कि ये जो 389 जो सदस्य थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। यानी हमारी संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित नहीं, मनोनीत थे। और मनोनीत में राजा महाराजाओं को, रियासतों के प्रमुखों को, है ना, नेताओं को, इन सबको अधिकार मिला हुआ था कि वो उनको यहाँ पर नॉमिनेट कर देते थे। अब जब ये चुनाव हुआ, 389 सदस्य आए, उसके बाद फिर क्या बीच में चला बवाल, ये हुआ कि पाकिस्तान को अब अलग किया जाएगा। ये पहले एक कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, भारत और पाकिस्तान एक ही देश था। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में गड़बड़ी आ गई तो उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। तो फिर इस संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या घट गई और घट करके फिर कितनी रह जाती है पाकिस्तान के अलग होने के बाद? 299 रह गई। आगे चल कर के इसमें भी क्या हुआ था कि 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान के उसमें चले गए। अब ये जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा की मीटिंग हुई। तो पहली जो मीटिंग है या पहला जो सत्र है वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया, 9th ऑफ दिसंबर 9 1946। अब इतने लोगों की मीटिंग हो रही है तो किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक में एक बात याद रखना कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें आए, वो भी आ जाएं, उसके बाद फिर हम स्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। तो इस कारण से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था कि मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट करे, 9 दिसंबर 1946 को। अब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक बुलाई गई, सेकंड। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ उपाध्यक्ष कौन था? भाई जनरली व्यवस्था होती है कि जब चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष भी इसी दिन चुना गया था। अगर आपको नाम पता है तो बताओ, नहीं पता है तो उनका नाम लिख लो, H.C. मुखर्जी। मुखर्जी से मुझे याद आया, मुखर्जी सरनेम से अभी हाल ही में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो ख्याति है आर्थिक सुधारों के रूप में जानी जाती है। हर हमारे देश में हर चीज़ के दो एस्पेक्ट रहते हैं। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए बहुत अच्छे काम किए एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे तो उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल उतना उपलब्धि भरा नहीं रहा। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन भी है और तथ्यों के आधार पर है, आप इसको। ये हुआ क्या था कि जब पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, पीवी नरसिम्हा राव कट्टर कांग्रेसी थे। मैं वो संदर्भ पे नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको कि नरसिम्हा राव दिल्ली में उनका राजनीतिक कैरियर समाप्त होने की स्थिति में था, तो वो अपना सामान लेकर के दक्षिण में उनका जो गृह राज्य था वहाँ जा रहे थे। अब देश का ऐसे समय एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं थी, अस्थिरता थी, वित्तीय अस्थिरता था। हमारे पास जो हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, कच्चा तेल विदेश से,
तो जो फॉरेक्स जिसे बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार, मात्र इतना था कि 2 से 3 सप्ताह के लिए और आयात कर सकते हो, यानी वित्तीय अस्थिरता थी। तब ऐसे समय में किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए, तब पीवी नरसिम्हा राव के पास मैसेज गया। पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तैयार होते हैं, तो उन्होंने अपना एक विशेष दूत भेजा डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास, और उन्होंने कहा कि आपको हम वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं, मगर स्थिति आप समझ लो कि देश की फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो खराब है, इसलिए हमें कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। आप ये भी समझ लो कि यदि अच्छा होगा तो तारीफ सरकार को मिलेगी, बुरा होगा तो बुराइयां हमको मिलेंगी। तो वो तैयार हुए, उनको वित्त मंत्री का पद दिया गया। उसके बाद हमारी मजबूरी थी कि हम आईएमएफ के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, मदद के लिए, और इसकी शर्तें मानना मजबूरी थी। तो उनकी शर्तों को मान करके हमने जो सुधार किए, मजबूरी में सुधार हुए हैं, ये स्वेच्छा से नहीं हुए हैं। मैं इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल में बताऊंगा आपको। उसका रिजल्ट मिला हमें उदारीकरण के रूप में। तो काफ़ी कुछ स्थितियां जो हैं वो बदली। जब मनमोहन सिंह अब क्या होता है, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, चूंकि वो एक पर्टिकुलर फैमिली के बहुत भरोसेमंद थे, इस वजह से यही उनके प्रधानमंत्री बनने की प्रमुख योग्यता रही। प्रधानमंत्री के रूप में कई सारे घोटाले हुए हैं उनके समय में। कोल स्कैम सबसे बड़ा था जिसके प्रभारी वही थे, है ना। इसके अलावा बहुत सारे घोटाले हुए थे। अब उन सब से हट करके हम बात ये कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ लीडर डिमांड कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह को वहाँ क्यों अंतिम संस्कार किया गया, उनके लिए म्यूजियम बनाओ, उनके लिए अलग। जबकि पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए देश में इतने सुधार हुए, वो भी तो कांग्रेस के थे। जब इनकी मृत्यु होती है तो इन्हीं लोगों ने डॉक्टर इनके पीवी नरसिम्हा राव के को दिल्ली में कहीं पर भी उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उनके बेटे को कहा था आप यहाँ से इनको तुरंत लेके जाओ। इवन कांग्रेस मुख्यालय में ताला लगा दिया गया था, उनके शव को दर्शनों के लिए वहां पर रखा भी नहीं गया था, गेट पर ही रखा रहा। आज वो कांग्रेस एक अपने दूसरे लीडर के लिए ये मांग करती है और इनके लिए ये सब करती है। तो मुखर्जी शब्द से मुझे ये याद आया कि प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो भी कांग्रेस के ही थे। उनके अंतिम संस्कार के का लिए भी इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया था। तो उनकी जो बेटी है, उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस सड़ांध मार रही है। तो वो सब याद आ गया था, तो मैंने थोड़ा सा रिपीट किया। इससे ये नहीं समझ लेना कि मैं बीजेपी का समर्थन या कांग्रेस का विरोध करता हूँ। मैं आज के समय में हर पॉलिटिकल पार्टी की कमियां निकाल सकता हूँ। कोई दूध का धुला नहीं है, जरूरत है दूध के धुले लोगों के आने की। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे क्या होता है कि ये मीटिंग हो गई, दूसरी वाली मीटिंग हुई, एस सी मुखर्जी जो है उपाध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। अब होता क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दो काम करती थी। एक तो क्या काम करती थी कि ये संविधान बनाने का काम भी कर रही है, संविधान का निर्माण भी कर रही है, और दूसरा, अब देश को चलाने के लिए संसद का काम भी करती थी, यानी इसे हम बोलते हैं अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट। जब ये संविधान निर्माण का काम करती है तो उस समय इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब अंतरिम संसद के रूप में काम करती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे क्या होता है कि संविधान सभा अपना काम करना शुरू करती है। तो फिर संविधान सभा क्या काम करेगी? तो इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल जिसे हम बोलते हैं। किसने रखा, कब रखा? तो कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। और इसको संविधान सभा ने अपनी सहमति या उसे स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आने वाला एक क्वेश्चन है जिसका आप उत्तर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं वो बनाए गए थे डॉक्टर बी
एन राव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, प्रख्यात व्यक्ति थे। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, हम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकते कि संविधान इसने दिया उसने दिया, ये गलत होगा, अन्य लोगों के साथ अन्याय होगा। संविधान बनाने वाले 389 सदस्य, पाकिस्तान के अलग होने के बाद 299 सदस्य थे, उसमें सभी लोगों ने प्रयास किए। अब वो प्रयास क्या थे, संविधान कैसा बना, उसकी भी आलोचना होगी। संविधान को बनाने में, हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। लगभग लगभग 3 साल लग गए। क्यों लगे, इतना अधिक समय क्यों लगा? तो इसका आंसर ये होगा कि हम एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे, यानी संविधान सभा के लोग एक ऐसा संविधान बनाना चाहते थे जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कमी ना हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बदलते समय के अनुरूप सारी चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं। हम आइडियल कुछ भी नहीं बना सकते, आइडियल तो गैस भी नहीं होती है। लेकिन ये प्रयास किया, लगभग 50 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। उन देशों के संविधान के प्रमुख तत्व हमने अपने संविधान में रखे, मौलिकता तो यहीं समाप्त हो गई। उस समय कहा जाता है 50 लाख रुपए खर्च हुए, तब जाकर के हमारा संविधान बन कर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस इसी दिन 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो उस दिवस के सांकेतिक याद में इसे लागू करते हैं। यानी देखो, अब ये भी प्रश्न आएगा कि बताओ संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए, ऐसा आपको मिल जाता है। लेकिन 12वां अधिवेशन भी हुआ था। 12वां अधिवेशन जो था वो अंतिम था, लास्ट था। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को जो जन गण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है, इसे स्वीकार किया गया था नेशनल एंथम के रूप में, है ना? तो ये अंतिम अधिवेशन 12वां 24 जनवरी 1950 को हुआ। कुछ प्रावधान हमारे देश के संविधान के 26 जनवरी 1949, नमस्ते अंशुल जी, लागू कर दिए गए। शेष चीजें जो थी वो 26 जनवरी को लागू की। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बड़ा लेक्चर आज हो गया। यानी इसको मैं अभी आज के लिए रोक रहा हूँ, मगर ये गाथा, ये कथा चलती रहेगी। यानी आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इस संविधान सभा में जो समितियां थीं उनके बारे में। संविधान जब बन गया तो उसकी अनुसूचियां भी मैं यहीं आपको बता दूंगा, सारी की सारी 12 की 12 अनुसूचियां, उनमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ अलग अलग देशों से संविधान का स्रोत, तो संविधान का जो स्रोत है, यानी एक तो अन्य देशों से लिए गए प्रावधान, और दूसरा कुछ प्रावधान जो हम जिनके लिए संघर्ष कर रहे थे वो भी पढ़ेंगे। फिर इसमें पढ़ेंगे कि आखिर इस संविधान की आलोचना, यानी इसकी कमियां क्या थी, बुराइयां क्यों की जाती है, ठीक है, वो भी देखेंगे। ये सब चीज़ें कल ठीक 11 बजे स्टार्ट करें। तो उम्मीद है ये एक शुरुआती जो लेक्चर है थोड़ा सा लंबा हुआ है, आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड लक।